my dear friend, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express। आज की वीडियो में मैंने बिजनेस स्टैटिक्स के 50 ऐसे MCQs इंक्लूड किए हैं जो कॉमर्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ये उनमें बार बार रिपीट हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी MCQs मैंने लिए हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे कि आपके UGC नेट है, KVS है, DSSB है, PGT, TGT, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में ये बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप भी टारगेट कर रहे हो UGC नेट या फिर किसी भी PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। माय डियर फ्रेंड, इसमें 50 क्वेश्चन हैं और आप इन MCQs को आंसर देना है और अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आपसे बता दूं, आप कॉमर्स नेट एक्सप्रेस पे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनकी आप तैयारी कर सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन बिजनेस स्टैटिक्स का आपके सामने कुछ इस तरह से है। chi-square टेस्ट इज़ अ फर्स्ट पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, स्मॉल सैम्पल टेस्ट, फोर्थ नन ऑफ द अबव। आंसर दीजिए कि chi-square टेस्ट कौन सा टेस्ट है, किस तरह का टेस्ट है, ये पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है। आपको हमने ये पूरी सीरीज़ करवा रखी है स्टैटिस्टिक्स की और ये आपके लिए वीडियो भी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सा टेस्ट है chi-square टेस्ट। यस, राइट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज। जब हम कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं तो टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो जो आता है रिजल्ट वो एक्चुअली होता क्या है। फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस, द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स, नन ऑफ द अबव। अगर आपने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का अगर फॉर्मूला पता है तो आप ये इजीली आंसर दे सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, यस, दिस इज द राइट आंसर सेकंड, द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन इसमें रीड करके आंसर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एफ टेस्ट इज यूज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन और अमंग। जो एफ टेस्ट है किन के बीच में सिग्निफिकेंस बताता है। टू सैंपल मीन्स के बीच में, मोर देन टू सैंपल मीन, वेरिएबल ऑफ टू सैंपल, एंड फोर्थ सेकंड एंड थर्ड बोथ। तो बताइए, आप इसका आंसर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर इज फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड। जब हम एफ टेस्ट लगाते हैं वो मोर देन टू सैंपल मीन्स के मीन के बीच में भी लगा सकते हैं, और वेरिएबल ऑफ टू सैंपल जब हमें टू सैंपल के वेरिएबल्स हैं उनके बीच में भी ये एफ टेस्ट लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डाटा। डाटा का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आपको बताना है, नहीं है। फर्स्ट, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय एनुमरेशन और एस्टिमेशन। क्या ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, ह्यूमन बीइंग, कंपैरेटिव स्टडी। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है मैं आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी वन बाय वन सभी टर्म्स, क्योंकि जितनी भी और अदर जो प्लेलिस्ट हैं जो बनाए हुए हैं सभी में मैंने एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका टेस्ट चल रहा है और आपको आंसर देना है कि आप कहाँ लाइक करते हैं, आपकी कितनी तैयारी हो रही है, और जो आप तैयारी कर रहे हो वो आपके एग्जाम को क्लियर करवा सकती है या नहीं करवा सकती है, मीन्स आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये आप आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर। यस, देखिए नॉन कैरेक्टरिस्टिक में ह्यूमन बीइंग नहीं आते, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी तो होती है। ठीक है, हम इसके बीच में स्टैटिक्स में हम डाटा के बीच में वेरिएबल जो होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप भी बताते हैं। उनके हमारा स्टैटिक्स का मेन मोटिव यही होता है। डाटा हम क्या करते हैं, डाटा का रिलेशनशिप बताते हैं एक दूसरे के साथ स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स आर कलेक्टेड बाय, यस, हम जो डाटा करते हैं कलेक्ट स्टैटिक्स के लिए, उसके अंदर कुछ डाटा हम एस्टिमेटेड भी होता है, साथ में एनुमरेटेड भी होता है।
तो राइट आंसर इज ह्यूमन बीइंग, ये इसका डाटा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। नोट द लिमिटेशन, लिमिटेशन की बात कर रहा है ये। फर्स्ट, होमोजीनियस स्टैटिस्टिकल डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, presentation of means. Fourth, statistics law are true in the long term and on average. देखिए माय डियर फ्रेंड, नोट की बात करें तो देखिए जो हमारा डाटा होता है उसको अगर हम एनालिसिस करते हैं तो स्टैटिक्स में उसकी लिमिटेशन नहीं होती, ये उसकी स्ट्रोंगनेस है। यही रीज़न है कि हम स्टैटिक्स यूज़ करते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए, तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। ओके। Question number 6, dash errors are made when we accept a null hypothesis which is not true. कौन सा टाइप ऑफ एरर है जब हम ऐसी एरर करते हैं जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इन नल हाइपोथेसिस जो ट्रू नहीं होता। ये कौन से टाइप की एरर है? मीन्स जो आपका हाइपोथेसिस वो ट्रू नहीं है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कौन सा एरर है? टाइप 1, टाइप 2, बोथ और नन ऑफ द अबव। Right answer is first. Question number 7, coefficient of correlation will be always. Coefficient of correlation आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। जो coefficient of correlation है उसकी जो वैल्यू आती है किसके बीच में लाई करती है? रेंज बतानी है आपको। मोर देन 0, मोर देन -1, लेस देन 1, बिटवीन -1 एंड +1। ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है और सभी इसका आंसर दे सकते हैं। आई एम डैम श्योर सभी ने आंसर दिया होगा। तो राइट आंसर इज 4th, बिटवीन -1 एंड +1। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द लिस्ट विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपके सामने कुछ कोड्स दिए हुए हैं, लिस्ट दी हुई है और उनके बीच में कोड्स हैं, तो आपको उनके बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। ओके। फर्स्ट है आपका इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू किस तरह का होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वेरिएंस टेस्ट, थर्ड प्राइमरी डाटा, फोर्थ फैक्टर एनालिसिस एंड फिफ्थ कोरिलेशन। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, ये तो देखिए 4 है और यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे एक जो रहेगा, एक ऑप्शन लिस्ट में, वो आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू से हम प्राइमरी डाटा मिल जाता है। अगर हमें प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है किसी रिसर्च के लिए तो हम इनडायरेक्ट इंटरव्यू करके कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। सेकंड, बाईवेरिएट एनालिसिस। बाईवेरिएट एनालिसिस कहाँ पे लागू होता है? देखिए ये जो बाईवेरिएट एनालिसिस है ये कोरिलेशन का एक मेथड है। बाईवेरिएट एनालिसिस सिंपलेस्ट टूल होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ये इन्वॉल्व रखता है 2 वेरिएबल्स को और उनको डिटरमाइन करता है एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन का ये बताता है, कोरिलेशन का एक टूल है, मेथड है, ठीक है, जो 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, डिटरमाइन करता है। ओके। तो इसका 4th, 5th मीन्स, तो बी का 5th आप देखें, बी का 5th यहाँ पे 3 है और हमने ए का निकाला प्राइमरी डाटा 3rd, तो ये 2 आ गए। तो इन दोनों में से एक्चुअली हमें ए और बी में से कोई ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं एफ रेशो। एफ रेशो आपको पता हो तो बताइए। सी का ये वेरिएंस टेस्ट होता है एफ रेशो। ये भी बताता है रेशो बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ वेरिएंस। ओके, एफ रेशो। और कोटा सैम्पलिंग, आपको इसके बारे में सभी को पता है कि एक तरह का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9th, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें भी आपको 2 लिस्ट दी हुई हैं, इनके बीच में आपको मैच करना है। अब बताइए रैंडम सैम्पलिंग मेथड।
रैंडम सैम्पलिंग मेथड स्ट्रक्चर्ड होता है, पैरामेट्रिक होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, या इसमें बीटा एरर होता है। रैंडम सैम्पलिंग एक तरह का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, सभी को पता है। इसके अलावा और आप कोई देखिए आप इनमें से जो आपको सबसे पहले आता है, सबसे पहले उसी ऑप्शन को उठाइए। टी टेस्ट के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप इससे मैच करवा सकते हैं। जो टी टेस्ट होता है एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। तो आपका डी से आपका रिलेशन हुआ सेकंड से, बी डी सेकंड, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और सेकंड रैंडम सैम्पलिंग आपने लिया थर्ड, ये तीनों, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब ये दो रह गए हमारे, तो हमें इनको उठाना है। सी और डी में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। क्वेश्चनर है, क्वेश्चनायर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या बीटा एरर। जो हमारा क्वेश्चनर होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे कि आप जानते हो। तो इसका मतलब जब हम सी की बात करते हैं तो कौन सा आएगा, फर्स्ट, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर रिसर्च एनालिसिस। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है रिसर्च एनालिसिस। अगर आपने रिसर्च की है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, रिसर्च की है, तो आपको इससे इतने ज़्यादा फैमिलियर हैं कि सबको पता है, मीन्स सभी जानते हैं इसके बारे में। तो बताइए, सैप, इरैप, SPSS, टैली। रिसर्च एनालिसिस में जो फेवरेट मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है SPSS। इस पर मैंने काम किया है, बहुत अच्छा है। जब हम प्रोजेक्ट बनाते थे, रिसर्च पेपर बनाते थे, तो इस पे ही काम करते थे, SPSS पे। ये आपको ऑथेंटिक डाटा देता है और इसमें सारे टूल्स, जितने भी रिसर्च के जितने भी टूल्स हैं, टेस्ट है, सभी इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होते हैं। तो राइट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्सन का कौन सा मेथड नहीं है, स्क्यूनेस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। आंसर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर देती हूँ। आप पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर है नोट। जो हम डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन की तीनों मेथड तो हैं, मीन डेविएशन से डिस्पर्जन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी, क्वार्टाइल से भी, लेकिन स्क्यूनेस नहीं है। राइट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाज डेवलप्ड बाय। अनोवा टेस्ट किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने, प्रोफेसर फिशर, थर्ड स्पीयर्समैन, फोर्थ नन ऑफ द अबव। ये तो हो नहीं सकता। मोस्टली ऐसा होता है, इसके 0.0001% चांस होता है कि ये हो सकता है हो भी, लेकिन इनमें से कौन सा, मैं आपको 3 ऑप्शन ही देती हूँ, समझ लीजिए। तो राइट आंसर इज, देखो कार्ल पियर्सन ने कोएफिशिएंट कोरिलेशन दिया था, स्पीयर्समैन ने क्या दिया था, रैंक मेथड दिया था कोरिलेशन का, लेकिन जो फिशर्स थे, प्रोफेसर फिशर्स, उन्होंने एनोवा टेस्ट दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ population is heterogeneous, it is divided into groups so that there is homogeneity within the group and heterogeneity between the group, and some item are selected at a random from the each group. It is case of। जब हम, ये एक डेफिनेशन दी हुई है, जब हम कोई हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हमारे पास और उसमें से उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इनटू ग्रुप्स, हम डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर, ताकि वो कुछ मतलब होमोजेनिटी वाले जितने भी थोड़े थोड़े, उनको एक तरह से ग्रुप में ले लेते हैं, जो सिमिलर होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, और फिर उनके ऊपर हम जो भी हमारी रिसर्च करते हैं, तो किस तरह का सैंपल लिया है हमने, क्लस्टर सैम्पलिंग में आता हो, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग में, कोटा सैम्पलिंग में, या फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो मैंने जैसे आपको बता दिया, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, तो ये इसका की पॉइंट है, आप यहाँ से पकड़ के इसका इजीली आंसर दे सकते हो। तो राइट आंसर इज
स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, लेकिन वो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, हिट्रोजीनियस होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव। क्वेश्चन नंबर 14, कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल इज, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोवेरिएंस होता है वो क्या होता है, बताइए। द एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर एवरेज, फर्स्ट वो कह रहा है 1 इज फर्दर डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी को ही उन्होंने कहा है कि जो हमने एवरेज निकाला, द एवरेज ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर, हमने जो एवरेज निकाला उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं विद देयर स्टैंडर्ड डेविएशन से, क्या ये होता है कोवेरिएंस। या फिर थर्ड बोल रहे हैं कि हमने जो फर्स्ट निकाला, एवरेज निकाला, फर्दर डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर अर्थमेटिक एवरेज, क्या उनको डिवाइड कर दिया जाता है बाय द प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करके अर्थमेटिक एवरेज से, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए किसी भी टू वेरिएबल्स के बीच में जो कोवेरिएंस निकाला जाता है वो क्या होता है, एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। ये सब अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हैं तो हमारा जो कोवेरिएंस होता यही है कि हम किसी भी एवरेज निकालते, मीन्स एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। अगर हमने कोई हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो उनका क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट का क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। द एवरेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर एवरेजेस, यही हमारा कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 15, काई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कंप्यूटेड बाय, अगर आपको काई स्क्वायर टेस्ट का अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला, तो आप इसका आंसर दे सकते हो इजीली। तो मेरी तरफ से आप अपना आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस मेरी तरफ से इसका राइट आंसर है सी, इसका ये, अगर हम काई स्क्वायर टेस्ट लगा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये है। क्वेश्चन नंबर 16, ए गुड हाइपोथेसिस शुड बी, एक गुड हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डाटा, प्रिसाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट विद द मोस्ट नोन फैक्ट्स, क्या वो प्रिसाइज होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस हाइपोथेसिस में, और एक हाइपोथेसिस ऑफ लिमिटेड स्कोप एंड शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस। देखिए यस, हमें ग्लोबली सिग्निफिकेंस वाला नहीं चाहिए, ये भी सही है। तो इस तरह से हम देखें फॉर्मुलेटेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डाटा, टेस्टेड बाय द डाटा, ये भी सही है। तो एक गुड हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17, स्टूडेंट्स टी टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, जो हमारा टी टेस्ट काफ़ी फेमस है। टी टेस्ट को हम एक तरह से, इसमें दो क्वेश्चन आ गए, कौन से टेस्ट को स्टूडेंट टेस्ट कहा जाता है, वो है टी टेस्ट। तो स्टूडेंट्स टी टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, किसने दिया था ये, कार्ल पियर्सन ने, गोसेट ने, फिशर ने, या लैपलेस ने। तो प्रोफेसर गोसेप्ट, इन्होंने टी टेस्ट दिया था। अगर आपको इसके नॉलेज हैं तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते थे, अगर आपके नहीं हैं तो तैयारियों पे लग जाइए अगेन अच्छे तरीके से, अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं किसी भी पीजीटी एग्जाम को। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कोज नॉन सैम्पलिंग एरर्स, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बता रहे हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। फर्स्ट, इनएप्रोप्रिएट स्टैटिकल यूनिट्स, इनएडुकेट सैम्पलिंग फ्रेम, फल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। नॉन सैम्पलिंग एरर का मतलब जो सैंपल करते हुए, सैंपल चूज करते हुए नहीं है, सैंपल को चूज करते हुए नहीं है लेकिन उसका आसपास का है, दाएं बाएं का, ठीक है। तो आपको ये बताना, देखो हम किसी भी सैंपल में आप सैम्पलिंग एरर कब करते हैं, जब आप उसके अंदर स्टैटिकल यूनिट्स का आप अगर चूज़ करना पड़ रहा है, कौन सी यूनिट लेनी है आपको स्टैटिकल, सैम्पलिंग फ्रेम आप जब बनाते हो किसी का तो भी वो एक सैम्पलिंग एरर है क्योंकि आप सैंपल पे काम कर रहे हो। बट जो है फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जब आप सैंपल
को सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वही फॉल्टी ले रहे हो, तो वो क्या हो गया, कॉज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर। तो राइट आंसर इज थर्ड। आपको देखिए इसके बारे में पता होना चाहिए कौन से, जब आपने सैम्पलिंग पढ़ी होगी तो आई एम डैम श्योर आपको पता होगी कि जो एरर आते हैं सैम्पलिंग में, सैम्पलिंग एरर्स होते हैं, कुछ नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी नॉलेज है आप इसकी इजीली आंसर दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं और आज सभी को आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक्स के जितने भी लेसन्स हैं, जितने भी मॉक टेस्ट है, आप उनको क्लियर कीजिए। एक एक टर्म को बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका टेस्ट है, आपको अपना स्टैंड देखना है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि 50 क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी तो एक एक टर्म को यहाँ पर सोल्व नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 19th। रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट इज कंप्यूटेड बाई। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कौन सा फॉर्मूला है इसके लिए, सभी को पता है, स्पीयर्समैन ने दिया था हमारा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कौन सा फॉर्मूला है मैं आपको बता देती हूँ, ए। क्वेश्चन नंबर 20th। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज़ वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन। वो कह रहे हैं जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ मीन कब क्लोज होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टैटिक्स का, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो, और या फिर किसी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स बताइए, फर्स्ट, जब पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, जब पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तब ये दोनों क्लोज होते हैं। पॉपुलेशन इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट सैम्पल साइज इज़ लार्ज। जब सैम्पल साइज लार्ज होता है, कुछ की पॉइंट्स उठाइए, ठीक है, और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। थर्ड, बोथ 1 and 2। फोर्थ, नीदर 1 nor 2। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है थर्ड, बोथ 1 and 2। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी, जो मीन होता है किसी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कब क्लोज होता है उसके स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जब या तो उसकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो लेकिन जो सैम्पल साइज है वो बड़ा हो। तो ये दोनों ही केस में क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। इन एन अनइमोडल एंड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज इज लाइक दिस। हमें बताना जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरिएबल्स का तो एवरेज जो निकालते हैं उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेजेस, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब डाटा के बीच में, तो जो रिलेशनशिप होता है मीन मीडियन मोड के बीच में वो किस तरह का होता है। मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मोड, मीन लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मोड, मीन इक्वल टू मीडियन, मीडियन इक्वल टू मोड, या फिर मीन ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन। ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, इसको आप इस तरह से कर लीजिए, लेस देन मोड, ठीक है। तो राइट आंसर इज, देखो हम की पॉइंट उठाइए, सिमेट्रिक कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो मतलब तीनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। राइट आंसर इज थर्ड। Question number 22. A hypothesis that asserts that there is no true difference in sample and population in the particular matter under study is termed as। वो कह रहे हैं जब हम हाइपोथेसिस ले रहे हैं और वहाँ पे कह रहा है कि no true difference in the sample and population, हम हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, एक ऐसा हाइपोथेसिस लगा रहे हैं जिसमें हम मानकर चल रहे हैं कि सैंपल में और पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये इस टर्म को क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस, ट्रू हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और रिजेक्टेड हाइपोथेसिस। जब उनके अंदर बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम उसको क्या लेते हैं, नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन 22 का राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। सो माय डियर फ्रेंड, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। द हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। आपको स्टेप्स बताने हैं कि आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं 1 by 1। तो देखिए सबसे पहले
आपको चलो बताती हूँ। फर्स्ट, एस्टेब्लिश ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रायर टू सैम्पलिंग। आप एस्टेब्लिश करते सिग्निफिकेंस प्रायर टू सैम्पलिंग। डिफाइनिंग द रिजेक्शन और क्रिटिकल रीजन, स्टेट द हाइपोथेसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल टेस्ट स्टैटिक्स। आप आंसर दीजिए, एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। पहले तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ही सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है भाई तू। उसको पकड़ो और पकड़ के उसका आंसर दो कि अब तू आ, मैं बताता हूँ तुझे, तो क्यों नहीं आएगा। तो उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपसे पूछा गया है कि स्टेप्स पूछे जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो किस तरह के कैसे फर्स्ट वन बाय वन किस तरह से स्टेप्स लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है सबसे पहले आप कौन सा लेते हो, स्टेट द हाइपोथेसिस। सबसे पहले आप स्टेट करते हो हाइपोथेसिस को, कौन सा आपको लेना है, नल हाइपोथेसिस या फिर कौन सा हाइपोथेसिस लेना मीन्स। उसके बाद क्या करते हो आप, उसके बाद करते हो उनके बीच में रिलेशनशिप बताते हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रायर टू सैम्पल, कि आप कितने लेवल का सिग्निफिकेंस लेकर चल रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आप बताते हो, मतलब उसका टेस्ट लेते हो, आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। जो आपने डाटा लिया है उसके ऊपर कौन सा टेस्ट, भाई टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, आपको कौन सा टेस्ट सुटेबल है आपके रिसर्च के ऊपर, वो टेस्ट लगाओगे। एंड देन सबसे लास्ट में आप क्या करोगे, सबसे लास्ट में आप करोगे सेकंड ऑप्शन, डिफाइनिंग द रिजेक्शन और क्रिटिकल रीज़न। सबसे लास्ट ऑप्शन होता है ये कि आप डिफाइन करते हो आपको रिजेक्ट करना है या फिर उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और आपका जो आपकी रिसर्च आई है कौन से रीज़न में लाई कर रही है, ठीक है। जो आपने सिग्निफिकेंस लिया था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसमें कहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन दिया हुआ है काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। वो कह रहा है जो हम काई स्क्वायर टेस्ट लेते हैं वो उनको बताते हैं एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। रीजन दे रखा है, वी अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लाइक काई स्क्वायर टेस्ट फ्रॉम द डेटा मेजर्ड ऑन वीक स्केल लाइक नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। पहले तो उन्होंने बताया कि हम काई स्क्वायर टेस्ट कब लगाते हैं, जब हमें रिलेशनशिप बताना होता है टू एट्रीब्यूट्स के बीच में। लेकिन हमने उसमें बताया है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम कब लगाते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट फ्रॉम द डाटा मेजर्ड ऑन अ वीक स्केल की बात करें, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। तो राइट आंसर कौन सा हो सकता है, यस बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 26, जस्ट होल्ड ऑन। वो काई स्क्वायर टेस्ट ऐसा नहीं है, ओनली टू एट्रीब्यूट्स पे ही नहीं लगाया जाता माय डियर फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है और ये सही है आपका, ठीक है। ये तो सही है कि हम अप्लाई करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो काई स्क्वायर है वो कब करते हैं, जब वीक स्केल मेजर डाटा का वीक स्केल हो और उसको मेजर करना होता है नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। असर्शन है वो रॉन्ग दे रखा है और रीजन है वो सही है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी। ए इज रॉन्ग, आर इज राइट। रीजन तो सही है लेकिन असर्शन है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 26, विच मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपके पास सामने लिस्ट है, आपको करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा होगा तो बताइए। नो रिलेशन कब होता है, नो रिलेशन कब होगा, देखिए नो रिलेशन तभी होगा जब ज़ीरो मेजरमेंट आई है आपके पास, ठीक है। डाटा जो हमारा वेरिएबल्स उनके बीच में रिलेशन कब नहीं होगा, जब उनकी मेजरमेंट ज़ीरो है तो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। परफेक्ट रिलेशनशिप कब होता है, कोरिलेशन में, वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन कब आता है, जब +1 हो या फिर थर्ड ऑप्शन हो या फोर्थ हो, तो परफेक्ट रिलेशनशिप आता है 0.9 और मोर हो मेजरमेंट तब। फिर बात करते हैं हम डी की, मॉडरेट कोरिलेशन कब आता है, मॉडरेट होता है जब उसकी रिलेशनशिप हो +1, ठीक है।
और डी वेरी हाई कोरिलेशन। वेरी हाई कोरिलेशन कब होता है किसी भी वेरिएबल के बीच में? जब उसकी वैल्यू लाई कर रही हो 0.6 से 0.75 के बीच में। तो माय डियर फ्रेंड, आप इसकी आंसर मैच कीजिए। नो रिलेशन फोर्थ, ये तो सारे दे रखे हैं। इससे भी आपको पता चल जाएगा, आपको सिलेक्ट करने में इजी रहेगा कि सभी का आंसर एक तो हो गया हमारा सिलेक्शन। मतलब आपको ये पता चल जाए कि इसका रिलेशन इसके साथ है, आपको पता चले कि इसका रिलेशन इसके साथ है। तो आप सिर्फ आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे, ठीक है, आपको पता चला। फिर इसके बाद आपके सामने आप और कौन सा बता सकते हो? वेरी हाई कोरिलेशन कब हो सकता है? अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो आपको थर्ड पे जाएंगे आप। तो देखिए इसमें चूज़ कीजिए, इधर डी में थर्ड, ये वाला, ये तो इसका मतलब राइट आंसर इज फोर्थ, मतलब मीन्स डी। फोर्थ 25th होना चाहिए, ये यहाँ पे 25th होना चाहिए, अब 26th है। क्वेश्चन 26, अमंग द फॉलोइंग मेथड विच इज़ नोट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। आपको नोट प्रोबेबिलिटी मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड चूज़ करना है ना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। तो कन्वीनियंट, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। देखो ये जो होते हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, लेकिन जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आता है वो हमारा आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। राइट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 27, डेटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? डेटा इंटीग्रिटी, फर्स्ट सिंप्लिसिटी, सेकंड प्राइवेसी, थर्ड वैलिडिटी, फोर्थ सिक्योरिटी। हमारा डाटा इंटीग्रेटेड है, उसकी इंटीग्रिटी कब बनती है? जब उसके अंदर एक्यूरेसी होती है, जब हम उसके अंदर जो चाह रहे थे, जो हम मेज़र करना चाह रहे थे और हमें वही रिजल्ट मिल रहा है, मैं तो उसके अंदर कितनी साउंड ऑफ एक्यूरेसी की बात करता है, तो ये आता है फोर्थ। ऑप्शन इज थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए आपको एक एक्यूरेसी होती, एक होती है रिलायबिलिटी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जो रिलायबिलिटी होती है वो कंसिस्टेंसी को बताती है और वैलिडिटी होती है वो बताती है एक्यूरेसी को। क्वेश्चन नंबर 28, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक रिलेट टू द बजटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर थ्रू। वो कह रहे हैं जब मैनेजमेंट है उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक बजटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, प्लानिंग में यूज़ की जाती है, वो टूल्स कौन कौन से? ऑपरेशनल रिसर्च, पर्ट एंड CPM, बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो माय डियर फ्रेंड, आप इसका आंसर दीजिए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, वैसे तो इसका राइट आंसर है ये पर्ट एंड CPM, लेकिन इनके बारे में पता भी होना चाहिए। मैंने दूसरे जितने भी मॉक टेस्ट करवाए उनके बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज दी है, लेकिन आपको थोड़ा बता देती हूँ। पर्ट क्या होता है और CPM क्या होता है। ये 2 तरह के टूल्स होते हैं जो मैनेजमेंट में बहुत यूज़ किए जाते हैं। ये एक्चुअली प्रोजेक्ट, जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर काम करते हैं ये। तो पर्ट जो होता है हमारा, उसकी जो क्या बोलते हैं फुल फॉर्म जो होती है वो होती है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स। एक तरह से टेक्निक्स है और ये होती है प्रोबेबिलिटिक होती है, ये डिटरमाइंड नहीं होती है। लेकिन जो CPM होता है ये डिटरमाइंड होती है, ये डिटरमाइंड होती है। CPM डिटरमाइंड होती है, ये प्रोबेबिलिटिक होती है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो आपके मान लीजिए पर्ट है, CPM, इनमें से कौन सी डिटरमाइंड है, कौन सी प्रोबेबिलिटिक टेक्निक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो पर्ट जो होती है वो कहाँ यूज की जाती है? प्रोजेक्ट जब हमें ये नहीं पता कि हमारा प्रोजेक्ट है वो कब फिनिश होगा, उसका टाइम डिटर्मिनेशन नहीं है, कितना लॉन्ग हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, तो हम पर्ट में जो है उस टेक्निक में को यूज़ करते हैं जब हमें टाइम के ऊपर काम करना है कि इसको कब और कितने टाइम इसको फिनिश करना है, किसी प्रोजेक्ट को, मतलब टाइम पे काम कर रहे हैं, फोकस हमारा टाइम के ऊपर है, ठीक है, फोकस करते हैं मिनिमाइजिंग द टाइम। लेकिन जो CPM है इसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड का मतलब है ये हमारा पहले से ऑलरेडी डिटरमाइंड है कि ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कॉस्ट की, हमारा मेन फोकस होता है इसके ऊपर कॉस्ट पर। कॉस्ट मीन्स हमें कॉस्ट को कम से कम रखना है, ठीक है, हम टाइम पे कंप्लीट भी तो करना है, लेकिन साथ में उसकी कॉस्ट को हमें
कंट्रोल करना है, तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट है। ओके, तो राइट आंसर इज सेकंड। 29th, इन केस ऑफ कैलकुलेशन कोरिलेशन, फर्स्ट लिस्ट दे रखी है आपको कैलकुलेशन और कोरिलेशन बताना है। स्कैटर डायग्राम मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। स्कैटर डायग्राम जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? स्कैटर डायग्राम आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। स्कैटर डायग्राम एक तरह से ग्राफिकल मेथड होते हैं, आपको इसके बारे में पता होगा। तो फर्स्ट का अगर हम करें, फर्स्ट को रिलेट करें बी से, फर्स्ट इज़ बी, एक ये है और एक ही है, तो इन दोनों में से एक आंसर है हमारा, ठीक है। एक आपको इनमें से स्पियर्समैन का पता होगा, स्पियर्समैन ने कौन सा मेथड दिया था? रैंकिंग मेथड दिया था। तो थर्ड इज सी, थर्ड सी इधर भी है और यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा बी होगा। इसके और हमें दूसरा पता चल गया पियर्सन मेथड कौन सा है? एक्चुअल फिगर, आपको पता है ना, कोएफिशिएंट कोरिलेशन कार्ल पियर्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हैं और यहाँ पे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्स एक्सिस पे काम करता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सिस पर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल हैव ए कांस्टेंट रेशियो देयर विल बी। वो कह रहे हैं हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट रेशियो में आ रही है। तो वो वेरिएशन है वो किस तरह का कोरिलेशन दिखा रहा है? जीरो कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, नॉन लीनियर और लीनियर। तो बताइए, देखिए आपके लीनियर होगा, देखो जो मान ली टू वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपका हो सकता है कुछ वैल्यू कांस्टेंट आ रही, ऐसे भी हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है, तो मतलब अगर वो लाइन में आ रही है तो वो लीनियर हो गई, ठीक है। सेम वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट रेशियो में आ रही है, तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी लीनियर में, ठीक है। तो राइट आंसर इज फोर्थ। 34, कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जब हम रिलेशन हमें अगर बताना हो प्राइस और डिमांड के अंदर, तो हम कैसे हम क्या सोचते हैं, किस तरह का कोरिलेशन है उनके बीच में? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है या नन ऑफ द अबव है? तो माय डियर आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और प्राइस जब कम होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, तो इनके बीच में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। 33, विच फॉर्मूला मे बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने पहले भी डिस्कस किया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था ये, हमने उनके अंदर वो जिस डेफिनेशन में दे रखा था ऐसे, और ये यहाँ पे फॉर्मूला पूरी तरह से दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा होता है इसका फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो राइट आंसर इज बी। उनके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। चंक सैम्पलिंग क्या है? चंक सैम्पलिंग उठाना, मतलब एक आपको आंसर ही दे रही हूँ, बताओ। कोटा सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जजमेंटल सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है। जंक सैम्पलिंग होती है वो क्या सी होती है बताइए आप, आंसर खुद दीजिए। वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है ये चंक। 35, assumption ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंक्लूड्स। हमें assumptions बताने हैं, कार्ल पियर्सन ने कौन से कोएफिशिएंट कोरिलेशन, कौन से assumption लिए थे? नॉर्मेलिटी, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, लीनियर नेचर एंड ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज, सभी ने पढ़ा है कार्ल पियर्सन के जो कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट के जो assumption दिए थे, सभी ने पढ़ा हुआ है। अगर आप स्टैटिक्स से थोड़ा बहुत भी रिलेशन है और आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, द रिग्रेशन एनालिसिस फॉर स्टडिंग ओनली टू वेरिएबल एट अ टाइम इज कॉल्ड। अगर हम रिग्रेशन में स्टडी कर रहे हैं टू वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको एट ए टाइम, तो उस स्टडी को क्या कहते हैं? सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल, जीरो, नन ऑफ द अबव। तो माय डियर सबसे बेसिक जो होता है रिग्रेशन के अंदर, टू वेरिएबल्स तो होते ही होते हैं, वहीं से ही स्टार्ट होते हैं। अगर पास आपके किसी इंडिविजुअल पे तो काम करता नहीं है स्टैटिक्स, एटलीस्ट टू वेरिएबल्स तो होने ही होने चाहिए, उसी पर तो काम ही करेगा, ठीक है। तो रिग्रेशन में अगर आपके पास टू वेरिएबल हैं, उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो एक तरह का क्या होगा? सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल मत करना भाई साहब। नेक्स्ट चलते हैं 37, स्टैटिक्स डज नॉट डील विद। स्टैटिक्स किसके साथ डील नहीं करती है? एग्रीगेट्स, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और मास क्वांटिटी।
अभी मैंने आपको बताया है कि स्टैटिक्स के अंदर कोई एक डाटा है, मान ले, उसके ऊपर तो काम ही नहीं हो सकता, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। तो एक इंडिविजुअल पे काम नहीं करता, हमें नोट बताना है। ये एग्रीगेट्स पे भी काम करता है, ग्रुप्स पे भी करता है और मास पे भी करता है, लेकिन इंडिविजुअल डाटा पे काम नहीं करता है। 38 द कोएफिशिएंट वैल्यू इज़ ऑलवेज अ, जो हम कोएफिशिएंट वैल्यू निकालते हैं वो कैसी होती है, रेशियो में होती है, परसेंटेज में होती है, एवरेज होती है, नन ऑफ द अबव होती है। स्टैटिक्स में जो कोएफिशिएंट की वैल्यू आती है हमेशा रेशियो में आती है। 39 इफ़ अ सैम्पल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम पॉपुलेशन इट इज़ लाइकली टू यू to possess almost the same characteristic as that of the population which of the following law। अब वो कह रहे हैं आपके पास एक, मान लीजिए पॉपुलेशन है, उसके अंदर से रैंडमली आप एक सैंपल उठा रहे हो और वो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, वो जो सैंपल है रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को, तो हम कौन सी लॉ को इसमें, ये कौन सी लॉ है सैंपल का, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर, लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। देखो हम सैंपल किस लिए उठाते किसी पॉपुलेशन की, कि वो जो सैंपल है हमारा रिप्रेजेंट करे होल पॉपुलेशन को, तो ये एक तरह से क्या हमारी लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। 40th लिस्ट दी हुई है आपके पास, मैच करके दिखाना है आपको। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, फर्स्ट ऑप्शन आपका ए। तो बताइए सिंपल रैंडम मेथड है वो कहाँ पे लगता है हमारा, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, क्रॉनिकल यूनिट्स और फॉरेस्ट ट्री टाइप यूनिट्स। इनमें से जो सबसे पहले आपको आता है ना, आप उनको उठा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए बी, आप किसी को पता है कि बी के बारे में पता है, स्ट्राटिफाइड रैंडम, तो ये कहाँ पे मैच कर रहा है, स्ट्राटिफाइड में आपको पता है ना कि ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें कब होता है ये, जब हिट्रोजीनियस आपके पास पॉपुलेशन हो तब। तो हमारा बी किससे मैच कर रहा है, 1 से, बी से 1, बी, ये 2 हैं, इन दोनों में से एक आंसर होगा। मीन्स अगर आप क्लस्टर भी आपको पता हो, तो क्लस्टर कब हम पिक करते हैं सैंपल, जब हमारे जो यूनिट्स होते हैं वो ट्री टाइप में होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी 2 आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारा स्ट्राटिफाई हो गया, क्लस्टर हो गया। इस पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कब करते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कब करते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग डी का, जब हमारे जो डाटा होता है वो होमोजीनियस, हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, जब हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करते हैं। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब होती है, जब हम सिंपल एज ए क्रॉनिकल यूनिट्स उठा लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा, बी। असर्शन दिया है द हेडिंग फॉर कॉलम्स एंड रोज आर कोल्ड कैप्शन एंड स्टब्स। वो कह रहे हैं जो हमारे कॉलम्स हैं उनको बोला जाता है कैप्शन, और रो होता है उसको बोला जाता है स्टब्स। रीज़न क्या है, स्ट्रज रूल है, इज़ यूज टू डिसाइड द नेचर ऑफ द मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। यस, देखो आपको जब आपके पास बहुत सारा डाटा हो और उनको आपको क्लासीफाई करना हो, तो आप उनको किस में करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स में करेंगे। आपने एक्सेल अगर पढ़ी है, एक्सेल में बहुत सारा काम होता है स्टैटिक्स का, ठीक है। ये स्ट्रज थे, इन्होंने रूल दिया था कि जो आपके कॉलम्स होंगे, ये कॉलम होते हैं, कॉलम्स को क्या कहते हैं, कैप्शन, और रोज़ को बोलते हैं स्टब। तो माय डियर फ्रेंड, ये बताना है कौन सा आंसर होगा। फर्स्ट, बोथ ए एंड आर फॉल्स, या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू। थर्ड, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। राइट आंसर इज सेकंड, दोनों ही ट्रू हैं। 42, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल सोल्व प्रॉब्लम डीलिंग विद। जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं, मॉडल है, कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करता है, किससे डील करता है ये, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, रूट्स एंड मिक्सेस, डिस्पर्जन एंड सिमिलरिटीज, रुपीज़ एंड परसेंटेज। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, रूट्स एंड मिक्सेस से। 43, स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन। बच्चे को पता है, अगर जिस बच्चे ने स्टैटिक्स पढ़ी है, स्पीयरमैन मेथड, रैंक मेथड, ये इन्होंने मेथड दिया था, रैंक मेथड। 44, व्हेन, मैं इसको थोड़ा जल्दी करा दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और एक बड़ी वीडियो को देखना
टेढ़ी खीर होती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये थोड़ा जल्दी कराती हूँ, आप इनको पॉज करके आंसर दे सकते हो और आप देख सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, आप कितने तैयार हो एग्जाम के लिए। when 3 or more variable are studied simultaneous for the correlation analysis it is called। जब आप कहते हैं दो नहीं, यहाँ पे 2 नहीं दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, जब 3 वेरिएबल्स पे अगर आप काम कर रहे हो एक साथ, तो कौन सा रिलेशनशिप, कौन सा कोरिलेशन है आपके पास, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल, पॉजिटिव, मल्टीपल। जब आपके पता चल गया है तो आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो मल्टीपल। 45 MIS स्टैंड्स फॉर, MIS क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सिस्टम, नन ऑफ द अबव। MIS सबको पता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लड्डू क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। अब ये बताने फॉर्मूला दे रखे हैं आपको, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। कोरिलेशन, आप कोरिलेशन का फॉर्मूला सभी को पता होता है, अभी अभी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए इससे रिलेटेड। कोरिलेशन का फॉर्मूला ए से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपके पास प्रोबेबल और स्टैंडर्ड आता है। अगर आपको प्रोबेबल भी नहीं पता तो स्टैंडर्ड का भी थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होती है, वो बी है। तो अगर हम देखें थर्ड का ए, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है इधर भी। और बात करें स्टैंडर्ड एरर की, बी, स्टैंडर्ड एरर बी, यहाँ पे कट गया, ये है एक ये भी कट गया, तो मतलब राइट आंसर इज़ ए। तो हमारा जो लास्ट में ए बच गया, 1 बचा, वो किससे रिलेटेड है? इससे। द फाइल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन जनरल लेजर रिकॉर्ड्स इन इंक्लूड, वो कहते हैं हमें कोई फाइल रिक्वायर है, अगर हम जनरल लेजर बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कौन सी फाइल रिक्वायर होगी हमारे लिए? इन्वेंट्री फाइल्स, डिटेल पोस्टिंग फाइल, चार्ट्स ऑफ अकाउंट फाइल्स, कस्टमर फाइल्स। देखिए ये भी एक लड्डू क्वेश्चन है और कॉमर्स का एक एक बच्चा इस आंसर को दे सकता है। जब हम लेज़र की बात करते हैं तो मतलब हम पोस्टिंग की बात करते हैं। ग्राफ ऑफ वेरिएबल्स हैविंग लीनियर रिलेशन विल बी, हमारे कोई ग्राफ है उसके अंदर वेरिएबल्स की लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है, तो किस तरह का ग्राफ होगा? कर्व्ड, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव। जब लीनियर की ही बात कर दी तो लीनियर का मतलब वो लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में। हमने इसको डिस्कस भी किया था अभी। 49 एज द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजेज इफ y ऑल्सो इंक्रीजेज देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो कहते हैं x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और साथ में y की भी हो रही है, तो किस तरह का रिलेशन, कोरिलेशन कौन सा है, किस तरह का रिलेशनशिप है? 0, नेगेटिव, स्लोप डाउनवर्ड और पॉजिटिव, दोनों की वैल्यूज अगर इंक्रीज हो रही है तो आपको कोरिलेशन, अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। 50 लास्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, और इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनको ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने जितनी वीडियोज़ बनाई है वो आपके नेट और PGT एग्ज़ाम जो होते हैं उनको फोकस करके बनाई है। अगर आप उनको सभी को भी देख लेते हैं ना तो आपको इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक टर्म को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को लगातार रखिए जब तक कि आपका कोई एग्जाम वो क्लियर नहीं हो जाता। और आप डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका 100% होगा, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन उठाती हूँ सब बेसिस होते हैं एग्जाम को फोकस करके। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 50। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। टोटल एरर इन रिसर्च इक्वल टू, जो हम टोटल एरर लेते हैं किसी रिसर्च में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉन सैम्पलिंग, ये वाला बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स सबको पता है, अगर आपने स्टैटिक्स को पढ़ा है, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, तो ये आप इजीली आंसर दे सकते हो, ठीक है। जब आप टोटल एरर निकालते हो रिसर्च में तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हो आप, ठीक है। तो सो मच, बने रहिए हमारे साथ। और साथ में अगर आपको टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज रिक्रूटमेंट निकलते हैं, अगर आपको उनकी वीडियोस लेनी है या फिर अपडेटेड रहना चाहते हैं कहाँ पे कौन सी वैकेंसी निकल रही है, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।